तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पूरा विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के बाद चीन ने पहली बार भूटान की जमीन पर ठोका अपना दावा। कहा तीसरे पक्ष को दखल नहीं देने देंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत की जमीन पर दावा ठोकने के बाद चीन ने अब भूटान की जमीन पर भी दावा ठोक दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से चीन लगातार गलवान घाटी को और भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बता रहा था और अपना दावा ठोक रहा था, इसी बीच भारत और चीन के बीच तनतनी जारी थी। अब चीन ने भूटान की तरफ नजर बढ़ा ली है और भूटान के अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा को अपना बताया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि उसका सीमा विवाद भूटान से है और वह अरुणाचल प्रदेश के करीब जो सीमा पर भूटान की जमीन है वह भूटान की नहीं बल्कि चीन की है। तो खास तौर से अब जो है चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने में लग गया है। अब भूटान के साथ उसने सीमा विवाद को बताया और कहा कि तीसरे पक्ष को इसमें बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो ये काफी बड़ी खबर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने किया है आज बड़ा दावा। अक्टूबर तक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिराने की बीजेपी और राज्यपाल की तरफ से की जा रही है तैयारी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा आरोप आज लगाया है शिवसेना की शिवसेना सांसद संजय रावत ने बीजेपी पर और राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वह अगले अक्टूबर तक महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। संजय रावत ने इस संबंध में शिवसेना के मुखपात्र सामना ने अपने आर्टिकल में ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ प्रदेश के भगत सिंह कोश्यारी और ठाकरे सरकार के बीच संघर्ष है और बीजेपी के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शामिल हैं और वो दोनों ही जो है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को गिराना चाहते हैं अक्टूबर तक। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 50,000 वेंटिलेटर्स में भी बीजेपी ने की है बड़ा घोटाला। अब तक 1,385 मिले, कांग्रेस ने किया है बड़ा दावा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पीएम केयर फंड के पैसे से बनाए जाने वाले 50,000 वेंटिलेटर्स में भी बीजेपी ने बड़ा घोटाला कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इसकी जानकारी दी है। गौरव वल्लभ ने कहा कि देश जानना चाहता है कि 50,000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई में इतनी देरी बीजेपी की तरफ से क्यों हो रही है। उन्होंने कहा है कि अब तक केवल 1,385 वेंटिलेटर्स की सप्लाई देश के अस्पतालों को की गई है बीजेपी की तरफ से, जबकि बीजेपी ने पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर्स बनवाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब तक ये वेंटिलेटर्स कहां हैं, आखिरकार क्यों बनकर नहीं आए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा कि अब देश जानना चाहता है और देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बताना चाहिए कि 50,000 वेंटिलेटर्स कहां हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से प्रत्येक वेंटिलेटर्स के लिए 4 लाख रुपए दिए हैं, जबकि जिस कंपनी ने इन वेंटिलेटर्स को बनाया है उसने बताया कि हमने 1.5 लाख रुपए में एक वेंटिलेटर्स को बनाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि बाकी पैसा कहां जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो क्राइम में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर। एक हफ्ते में करीब 50 हत्याएं हुई। प्रियंका गांधी का योगी पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में यूपी में करीब 50 हत्याएं हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि जवाबदेही किसकी, आखिरकार योगी सरकार क्या कर रही है, आखिरकार योगी सरकार किन गुंडों को संरक्षण दे रही है जिससे कि इतने क्राइम पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ रहे। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब इस पर जवाब दे योगी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वित्त मंत्री को बताया काली नागिन। जय दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नागिन विषैले सांप के काटने से जिस तरह लोग की मौत होती है उसी तरह निर्मला सीतारमण के कारण आज लोग मर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्मला सीतारमण सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी के पलटवार में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इनके बयान की कड़ी निंदा की। वहीं आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि यह टिप्पणी उस राज्य में की गई है जहां हर घर में देवी काली की पूजा की जाती
जाती है। उन्होंने कहा ये टिप्पणी न केवल नस्लवादी है बल्कि विद्यावादी भी है और इस तरह का बयान बहुत ही गलत है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन की बढ़ती ताकत को देखकर लेह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिले। चीन मुद्दे पर हुई चर्चा। जय दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लगातार चीन भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है और युद्ध जैसे वीडियो भी सेना के शेयर कर रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। लगभग आधे घंटे तक इस बैठक में दोनों के बीच बातचीत हुई। इसको लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम और राष्ट्रपति के बीच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन के बीच स्थिति को लेकर राष्ट्रपति से चर्चा की है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले ही लद्दाख के दौरे से लौटे थे, लेकिन अब चीन लगातार भारत को धमकी दे रहा है और इसी को देखते हुए इसी मसले पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिले हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब भारत सरकार भी तैयारी पूरी कर रही है चीन को जवाब देने के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विकास दुबे पर 1 लाख का इनाम। नोएडा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट। STF की 20 टीमें लगी। वहीं अररिया में मिली विकास दुबे की लास्ट लोकेशन। मध्य प्रदेश भागने की भी है आशंका। जहां दोस्तों आपको बता दें विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए नोएडा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट कर दिया गया है। विकास की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस और STF की 20 टीमें और 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर से सटे 60 जिलों में विशेष अलर्ट किया गया है। वहीं विकास के परिवार के लोगों समेत करीब 500 करीबियों के मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस पर रखे हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने किया दावा। हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया मांगती थी पाकिस्तान से माफी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पाकिस्तान की टीम का भारत पर दबदबा हुआ था। क्रिकेट कास्ट के यूट्यूब शो पर सवेरा पासा के साथ बातचीत में शाहिद अफरीदी ने कहा कि हमने भारत के खिलाफ खेलना हमेशा पसंद किया। हमने अनेक बार भारत को बुरी तरह हराया। उनकी इतनी पिटाई की कि वे मैच के बाद हमसे माफी मांगते थे। तो ये काफी बड़ा बयान जो है शाहिद अफरीदी ने दिया है कि मैच हारने के बाद इंडिया टीम पाकिस्तान के क्रिकेटर से माफी मांगती थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने चीन को दी चेतावनी, अस्पताल हो या बॉर्डर तैयारी में हम पीछे नहीं रहते। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सीधे तौर पर आज चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में एक कोविड सेंटर का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए 1000 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया। इसी दौरान चीन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम हर मोर्चे के लिए तैयार है, चाहे वह बॉर्डर हो या फिर अस्पताल। तैयारी में हम पीछे नहीं रहते। वहीं आपको बता दें कि वहीं अमित शाह ने ट्वीट किया कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ 250 ICU बिस्तर समेत 1000 बिस्तर के अस्पताल का दौरा, जिसे DRDO तथा टाटा सन्स के रिकॉर्ड में बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये महज 11 दिन में तैयार हुआ है और इसमें गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मरीजों को रखने का फैसला किया है। तो ये काफी बड़ी और अहम खबर आ रही है निकल कर सामने। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जिस बंगले को प्रियंका करेंगी खाली उसे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को दिया जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आवंटित सरकारी बंगले के आवंटन रद्द किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जो है 35 लोधी असिस्टेंट बंगले को बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के लिए आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस पूरे मामले से वाकिफ अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम को बताया कि आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 6B टाइप इस बंगले को बीजेपी प्रवक्ता को आवंटित किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक महीने के अंदर इस बंगले को खाली करने को जो है उनसे कहा गया है प्रियंका गांधी से। तो इसके बाद बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को ये बंगला दिया जाएगा। बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी पूर्व विधायक महेंद्र यादव की कोरोना से दिल्ली में मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में जेल की सजा काट रहे एक पूर्व विधायक की कोरोना से दिल्ली में मौत हो गई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसी मामले में इनको सजा हुई थी और ये
जेल काट रहे थे, लेकिन इसी बीच इनकी मौत हो गई है कोरोना से। मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में